Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 8. Question number 1. अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा. दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस. ये कंडीशनल सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस जो हमारे हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है हिंदी में. तो यदि दोनों फ्यूचर में होंगे तो हमें प्रिंसिपल क्लोज करनी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंड सबऑर्डिनेट क्लोज इज इन किस में होनी चाहिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट में. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि इफ़ ही कम्स यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा. आई शैल हेल्प हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते. तो ये दोनों पास्ट में आपके करा तो नहीं लेकिन कह रहे हैं यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते. तो जो हमारे ये दोनों पास्ट में होते हैं हिंदी में तो हमें पहली क्लोज बनानी पड़ती है. मीन्स प्रिंसिपल क्लोज हमारी होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में एंड सबऑर्डिनेट क्लोज इज इन किस में होगी ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में. तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड हैड के अकॉर्डिंग आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड कोमा तो के लिए हम कोमा लगाएंगे. तो तुम पास हो जाते तो हमें सब्जेक्ट अपने तरफ से जोड़ना है यू वुड हैव पास्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं नहीं जानता वह कहाँ जाती है. मैं नहीं जानता कि वह कहाँ जाती है. तो देखो बीच में दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन वर्ड. तो इस ऐसा हम बनाएंगे आई डू नॉट नो. मैं नहीं जानता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कि वह कहाँ जाती है. अब कहाँ के लिए हम वेयर लगाते हैं लेकिन अब क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हमें क्या लेना होता है सब्जेक्ट. और दिस इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट वेयर के बाद ले लेंगे एंड देन मेन वर्ब कि आई डू नॉट नो वेयर शी गोज. नेक्स्ट है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे. तो जैसा तुम बोओगे एज यू सो मीन्स बोना. तो एज यू सो कोमा वैसा तुम काटोगे सो शैल यू रीप. नेक्स्ट क्वेश्चन. ना तो वह गाती है ना दूसरों को गाने देती है. तो ये तो नाइदर से ही बनेंगे. ना तो और या तो ना तो या तो होता है तो आइदर से और ना तो और नए के लिए क्या लगाते हैं नाइदर नोर. तो नाइदर नोर यहीं आ रहा है आपका. और इसमें भी है वैसे सेंटेंस में सेकंड तो आपका यहाँ पे कट गया स्टार्टिंग में आना चाहिए वो ठीक है. और डी भी नहीं है. तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ये भी इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रखा है लेकिन ये पर कंटिन्यूस में बना रखा है. ये बी तो कट गया हमारा. अब सी अगर हम देखें तो इसमें ये कंटिन्यूस में बना रखा है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा. ए इज़ करेक्ट कि वह ना तो वह गाती है तो नाइदर शी सिंग्स नोर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज आ जाएगा. तो नाइदर शी सिंग्स नोर डज शी गाने देती. तो गाने देने को बोलते हैं लेट सिंग. मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था. जैसे खेलने देना तो लेट प्ले. सोने देना देने की इंग्लिश लेट लगाते हैं है ना. सोने देना लेट स्लीप और गाने देना लेट सिंग. तो नाइदर शी सिंग्स नॉर डज शी लेट अदर्स सिंग. ना ही दूसरों को गाने देती है. तो नाइदर शी सिंग्स नॉर डज शी लेट अदर्स सिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर परसुएट्स द रीडर्स बाय कन्वेंसिंग दैम टू अडोप्ट his position or point of view on an issue. He gives reasons and it is also known as argumentative essay. This type of essay is called persuasive essay. देखो द राइटर परसुएट्स द रीडर्स. यहाँ पर जो राइटर होता है ना लेखक वो रीडर्स को परसुएट्स करता है पाठकों को. किसके द्वारा कन्वेंस कर करके उन्हें एडोप्ट हिज पोजीशन कि वो उसकी पोजीशन को एडोप्ट कर लें या उनके पॉइंट व्यू को उनके विचारों को या उनकी पोजीशन को एडोप्ट कर लें एक इशू पर एक मुद्दे पर. ही गिव्स रीज़न वो इसके लिए कारण भी देता है जो राइटर होता है. और इट इज़ आल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से. और इस तरीके के एस्से क्या कहे जाते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से. और दिस टाइप ऑफ एस्से इज़ नोन कोल्ड. और इस प्रकार का एस्से ये क्या जाना जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव भी ऐसे कहा जाता है इसे जिसमें राइटर रीडर को परसुएड करता है कन्वेंस करके कि वो
पोजीशन को एडोप्ट कर ले, पॉइंट ऑफ व्यू को एक इशू पर, और इसके लिए वो रीज़न भी देता है, और इसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार के ऐसे को हम क्या बोलते हैं? परसुएसिव ऐसे, क्योंकि परसुएड करा जाता है ना इसमें, तो इसलिए परसुएसिव ऐसे है ये। आप इससे भी थोड़ा सा गैस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो सब्जेक्टिविटी दिखाई जाती है इसमें, स्पॉन्टेनिटी, धारा प्रवाह, सुपर नेचुरल, इसमें अलौकिक शक्तियाँ भी दिखाई जाती हैं। मेलनकलिक भी होगा यहाँ पे, उदासी भी होगी, नेचर भी होगा, डिग्निटी गौरव भी होगा, नोबिलिटी होगी, इंडिविजुअल भी होगा यहाँ पे, और सिंप्लिसिटी भी होगी, विद्रोह भी होगा आर्टिफिशियल के खिलाफ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये विशेषताएं हैं रोमांटिसिज्म की। दोबारा देख लेते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है ये भी कि ये इसकी विशेषताएं क्या है रोमांटिसिज्म की? सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी, सुपरनैचुरल, मेलनकली, नेचर, डिग्निटी, नोबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंप्लिसिटी, रिवोल्ट अगेंस्ट आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिसिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसकी क्या विशेषताएं? क्लासिसिज्म की रीज़न होगा या तर्क जरूर होगा, आर्ग्यू। सोशल सामाजिक होगा, कॉमन सेंस होगी यहाँ पे, ट्रेडिशन रैशनल ऑफ नेचर होगा, परंपरा होगी यहाँ पे, रैशनल ऑफ नेचर होगा, प्रकृति के तर्क होगा, ह्यूमन लिमिटेशन होगी, मनुष्य की सीमाएं दिखाई जाएंगी यहाँ पे, क्लैरिटी होगी, ऑर्डर होगा, व्यवस्था में चीज़ें होंगी, बैलेंस होगा, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं क्लासिसिज्म की। रीज़न, सोशल, कॉमन सेंस, ट्रेडिशन, रैशनल ऑफ नेचर, ह्यूमन लिमिटेशन, क्लैरिटी, ऑर्डर, बैलेंस, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये क्लासिसिज्म की क्या हैं? विशेषताएं हैं। लेकिन जो रोमांटिसिज्म की हैं वो है सब्जेक्टिविटी, बड़ा होगा यहाँ पे विषय जो होगा, स्पॉन्टेनिटी होगी, सुपरनैचुरल, मेलनकली, नेचर, डिग्निटी, नोबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सिंप्लिसिटी, रिवोल्ट होगा आर्टिफिशियल के खिलाफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉलेज इज, इसमें क्लियर नहीं हो रहा ये, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना आप जो मैं बोल रही हूँ। देखो, नॉलेज इज़ प्राउड, जो नॉलेज होता है ना वो घमंडी होता है, जिस मतलब ज्ञान क्या होता है? घमंडी। दैट इट नो सो मच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जानता है। नॉलेज क्या होता है? घमंडी होता है। इसे एक व्यक्ति दिखा दिया है तो इसे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, और ये क्योंकि ज़्यादा जानता है। बुद्धि कैसी होती है? वो विनम्र होती है, क्योंकि वो अधिक नहीं जानती है। इट नोज़ नो मोर, वो अधिक नहीं जानती, विजडम, इसलिए वो हम्बल होती है, विनम्र होती है। लेकिन नॉलेज तो बहुत जानता है, तो इसलिए ये प्राउड होता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज़ टू स्पीक इट। हियर द फिगर इज क्लाइमैक्स। देखो, जो एक लैंग्वेज को सीखने का तरीका है ना, सबसे अच्छा तरीका, तो वो यही है कि इसे बोलो, स्पीक करो। तो द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज़ टू स्पीक, और हियर द फिगर इज क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, scepter and crown must tumble down and in the dust be equal made with the poor crooked sheath and spade. In these lines the figure of speech is metonymy. metonymy है यहाँ पे कि scepter and crown, देखो क्राउन होता है किंग के लिए, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे क्राउन यूज़ कर लिया। स्केप्टर भी पनिशमेंट, तो ये भी किंग के हाथों में होता है। तो यहाँ पर पूरा वो यूज़ ना करके सिर्फ उनके एक हिंट सा दे दिया, तो वहाँ पर क्या है आपका? मेटोनमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोल्जर्स फाइट फॉर ग्लोरी। जो सोल्जर्स लड़ते हैं वो ग्लोरी के लिए लड़ते हैं। एंड अ शीलिंग अ डे, और एक दिन के शीलिंग के लिए, एक दिन में एक शीलिंग के लिए। तो एक दिन में वो ग्लोरी के लिए लड़ते हैं और एक शीलिंग के लिए लड़ते हैं। ये क्या है? एंटी क्लाइमैक्स। तो पहले यहाँ पे शीलिंग होना चाहिए था, ग्लोरी बाद में होना चाहिए था। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब हम बोलते हैं एंटी क्लाइमैक्स, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो दैट इज क्लाइमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वॉज अ लर्निड मैन अमंग लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के बीच
वो एक विद्वान व्यक्ति है, एंड अ लॉर्ड अमंग लर्निड मैन, और एक विद्वान व्यक्तियों के बीच वो एक लॉर्ड है। तो यहाँ एपिग्राम है, क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? एपिग्राम, कि ही वॉज अ लर्निड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड अ लॉर्ड अमंग लर्निड मैन। द फिगर ऑफ स्पीच इज एपिग्राम। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देना, दैट इज एपिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी। मैं अपने भरसक प्रयास करूँगा। पता है कौन बोलता है? सिजेरियो बोलता है लाइन। सिजेरियो कौन है? वोइला। और छिपे हुए वेश में अपना क्या वेश धारण करती है? वो सिजेरियो बनती है। तो कहती है ओरसिनो से कि आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी, आपकी लेडी के लिए है ना, उसको प्रपोज करने के लिए, आपके मतलब ताकि वो आपका प्रेम एक्सेप्ट कर ले, आपसे शादी कर ले, तो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। तो ये वोइला कह रही है, वो लड़का बन जाती है सिजेरियो। 12th नाइट से लाइन ली गई है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। एक व्यक्ति जो भी व्यक्ति बुद्धिमानी से प्रेम ना करे बल्कि बहुत अच्छे से करे। तो हु इज़ द स्पीकर? ये ओथेलो यहाँ पे स्पीकर है, और ओथेलो इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ। कि प्रत्येक तूफान के बाद इस तरीके की शांति आई ही जाती है, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ, और हवा तो जब तक चलती रहती है जब तक कि वो डेथ को ना जगा दे। ओथेलो से ये लाइन ली गई हैं कि इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस ग्रे। देखो यहाँ थॉमस ग्रे के बारे में बोला है कि थॉमस ग्रे ने कभी शादी नहीं करी थी। ये ट्रांजिशनल पोएट थे। आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो ट्रांजिशनल पोएट थॉमस ग्रे थे, एक थे विलियम ब्लैक, एंड नेक्स्ट आप थे नेक्स्ट आपके बर्न्स थे। तो जब कुछ बर्न हो जाता है ना, जल जाता है, तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है सब। अब ब्लैकनेस किस में पाई जाती है? मेलनकली में। मेलनकली कौन थे? थॉमस ग्रे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करो, ट्रांजिशनल पोएट यही है, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक और बर्न्स। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें था कि जॉन डन क्या थे? वो मेटाफिजिकल पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस ग्रे डिड नॉट एक्सेप्ट। देखो जो थॉमस ग्रे थे ना, ट्रांजिशनल पोएट, तो इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी थी पोएट लॉरिएटशिप। इन्होंने पोएट लॉरिएटशिप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी थी। उन्होंने मतलब करी नहीं एक्सेप्ट। और एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, अलेक्जेंडर पोप हमारे कौन से पोएट कहे जाते थे? न्यू क्लासिकल पोएट। न्यू क्लासिकल पोएट। रेप ऑफ द ब्लॉक लिखी थी इन्होंने, मोक एपिक, ठीक है। और इसमें 5 कैंटोस थे, है ना, रेप ऑफ द लॉक में। उसमें उन्होंने मजाक उड़ाया था मॉडर्न सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओड टू स्प्रिंग। ओड टू स्प्रिंग हिम टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है गरीबी। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड एंड एलेजी। ये फेमस पोएम्स है किसकी? थॉमस ग्रे की। देखो मेलनकली पोएट थे, और इन्होंने क्या लिखा था? ओड टू स्प्रिंग लिखा था इन्होंने, द सीजन नहीं लिखा था इन्होंने, लेकिन वो क्वेश्चन आया था हमारा। तो ओड टू स्प्रिंग लिखा था थॉमस ग्रे ने, हिम टू एडवर्सिटी लिखा था, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी लिखा था, द बार्ड लिखा था। पोएजी कौन लिखता है? पोइट्री। बार्ड लिखता है, कवि लिखता है। तो इस तरीके से आप याद करोगे इसे। गरीबी में रहे थे तो गरीबी के ऊपर भी लिख दिया इन्होंने एडवर्सिटी, ठीक है। और एलेजी भी शोक गीत यही होगा। और यहाँ ये उसकी बात कर रहे होंगे एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड की, तो खाली एलेजी भी बोल देते हैं उसे। तो ऑट टू स्प्रिंग हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, द एलेजी, द फेमस पोएम्स ऑफ थॉमस ग्रे। और ही इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल पोएट। और इनके साथ साथ कौन थे? रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लैक भी ट्रांजिशनल पोएट कहे जाते थे। थॉमस ग्रे वर्कड ऑन, 7 साल के लिए इन्होंने काम करा। मतलब बहुत लेंदी इनकी एलेजी थी। और 1742 से 1742 से 1749 तक 7 साल तक
इस वर्क पर काम करा और वो वर्क था एलेजी। इसकी बड़ी अच्छी लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल, और यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है ना, वो मनुष्य की रियल लैंग्वेज का चुनाव होती है। तो ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है, ये विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का, कि द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे बी सेफली अफर्म्ड, ये तो सुरक्षित तरीके से एक पुष्टि की जा सकती है, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, कि प्रोज की लैंग्वेज के बीच, और मेट्रिकल मीन्स यहाँ पे पोइट्रीज है, पोइट्री, मेट्रिकल कंपोजिशन और प्रोज की लैंग्वेज के बीच आवश्यक डिफरेंस ना तो है और ना ही हो सकता है। ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन एस टी कोलरिज ने इसके अपोजिट बोला है कि प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन के बीच डिफरेंस हो सकता है, होता है इसमें, ठीक है, ये बोला है एस टी कोलरिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस टी कोलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। देखो एग्ज़ाम हमारा मतलब नियर बाय ही है, बिल्कुल पास ही है, तो इसलिए स्पीड में ही कराने पड़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट मुझे। जो समझ में ना आए तो नोट्स अपने बनाते रहना, लिखते रहना, लिखने से भी हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं बहुत। ये याद ना हो, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना इसे, लेकिन नोट्स अपने ज़रूर बनाएं इसके साथ साथ। कॉलरिज वॉज द, और मैं जो बोल रही हूँ ना उसे भी पॉइंट को लिखो आप। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज है ना, पहले थे वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन की थ्योरी को जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था ना, आलोचना करने वाले वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन के, ये कॉलरिज पहले ही थे। और उन्होंने कहाँ करा था? बायोग्राफिया लिटरेरिया में, और ये आई थी 1817 में, 1817 में आई थी बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये एस टी कॉलरिज ने लिखा था, और द फुल नेम ऑफ द एस टी कॉलरिज इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फोक्सटन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ lived first at Duff Cottage, Grasmere, and finally at रिडल माउंट। कि विलियम वर्ड्सवर्थ है ना सेटल डाउन हो गए हैं अपनी सिस्टर डोरोथी और कॉलरिज के साथ। कहाँ पर हुए थे ये? पहले एल्फोक्सटन में, लेकिन जो उनके लास्ट 50 years थे ना उनके जीवन के, उन्होंने पहले बिताए थे डव कॉटेज, ग्रासमेयर में, एंड फाइनली वो चले गए थे रिडेल माउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली वॉज अलोन, कि शैली अकेली है ना परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे, बहुत पूर्ण तरीके से गाने वाले देवता थे वो। इस थॉट्स, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपने कार्यों को, सब चीज़ों को वो एक साथ गाते थे। हुज कमेंट इज दिस? स्विनबर्न, कि शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सैंग टुगेदर। शैली अकेले ही एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे, उनके थॉट्स, वर्ड्स, डीड मीन्स कार्य, उनके एक्शन सभी एक साथ गाते थे। तो स्विनबर्न ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Here Shelley is talking about the editor who destroyed the reputation of Keats. Find out the names of the review. तो द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन, कि आई हैव डिप्ड माई पेन, मैंने अपने पेन को तो डिप कर दिया है फायर कंज्यूम करने के लिए, अपने डेस्ट्रॉयर को, मतलब अपने डेस्ट्रॉयर को बर्बाद करने, अपने जो मेरे डेस्ट्रॉयर हैं तो उनमें फायर कंज्यूम करने के लिए, आग लगाने के लिए मैंने अपने पेन को डिप कर दिया, मतलब बहुत लिखा है। यहाँ शैली है ना उन एडिटर्स के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने बर्बाद कर दी कीट्स की रेप्यूटेशन। तो उन रिव्यू के नाम बताइए। वो हैं द क्वार्टरली रिव्यू एंड द ब्लैकवुड मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट, किस चीज़ ने शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? तो वो थी पॉलिटिकल जस्टिस, गॉडविन। पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन ने बहुत ज़्यादा पी.बी. शैली को प्रभावित किया, एंड द फुल नेम ऑफ द पी.बी. शैली इज़ पर्सी बीशी शैली। तो पॉलिटिकल जस्टिस, दिस इज़ द वर्क ऑफ गॉडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, हु सेड? शैली। कि पोएट्री है ना एक सबसे अच्छे और सबसे सुखद मोमेंट का रिकॉर्ड है, मतलब हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स का। देखो यहाँ फिलअप भी दे सकते हैं ये आपको, तो एक एक चीज़ हमें ध्यान से देखनी चाहिए कि हैप्पीएस्ट एंड
बेस्ट माइंड का तो यहाँ अपोजिट कर दिया, बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट का रिकॉर्ड होता है ये पीबी शैली ने बोला है कि पोइट्री क्या है, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट यहाँ पहले ले लिया, हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स का बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक। जॉन किड्स क्या हो सकते हैं, एक आलोचक भी हो सकते हैं, एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, और वो लगभग कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन, लेकिन मैं नहीं सोचता कि वो उनमें से एक हैं। हुज कमेंट इज़ दिस, ये प्रोफेसर सेंट्सबरी ने बोले हैं, ये कमेंट किया है कि किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड। एक क्रिटिक भी हो सकते थे, लगभग कुछ अच्छे भी हो सकते थे, मैं सोचता हूँ कि वो उनमें से है ही नहीं। तो प्रोफेसर सेंट्सबरी ने कहा है, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स हु सैड। ये कहा है जॉन कीट्स ने, क्या कि ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशंस रेदर देन ऑफ अ थॉट्स, कि थॉट्स की अपेक्षा सेंसेशन का एक जीवन। तो ये कहा है हु सेड दिस, जॉन कीट्स, क्योंकि इन्होंने सेंस पर ही ज़्यादा लिखा है, इंद्रियों पर ही। तो कह रहे हैं ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन, लाइफ तो किसके लिए है, सेंसेशन के लिए है, विचारों के लिए नहीं है। तो ये जॉन कीट्स ने कहा है, और इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, टीबी से इनकी डेथ हुई थी, इनके भाई की भी टीबी से ही डेथ हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।